जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक, कवि, आलोचक डॉक्टर अनिल पुष्कर जी के साथ कोलकाता से। ये बाबा आईटीएन, बाबा अभय और ध्रुव राठी दोनों के जो भी विचार हों, लेकिन कहीं न कहीं दोनों जिस रूप में आईआईटी बाबा ने तो उनको चुनौती दी है कि आप हम ध्रुव राठी से कहीं किसी मंच पर बहस करने के लिए तैयार हैं। तो आप अब जब इतना कुछ हो रहा है कि बाबा लगातार अभी तक जमे हुए हैं और जी, बाबा से तमाम तरह के लोग टकरा रहे हैं। बाबा से अब सिर्फ मीडिया के लोग ही नहीं आ रहे हैं, उनके अपने आईआईटी के लोग भी आ रहे हैं, इंजीनियर भी आ रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं। वो लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, अंग्रेजी में संवाद कर रहे हैं, हिंदी में संवाद कर रहे हैं और खुले मन से संवाद कर रहे हैं। यह सुविधा कम से कम ध्रुव राठी के साथ नहीं है। फैक्ट्स फाइंडिंग के बारे में उनको कहा जाता है, लेकिन उसमें भी दिक्कत है ध्रुव राठी के लिए कि वन साइडेड चूजर हो जाते हैं। दूसरे पक्ष को चूंकि उनको हिट करना रहता है, वो चूंकि तो अदर साइड जो फैक्ट्स रहता है उसको कहीं ना कहीं वो अ, छिपाते हैं या उसको नहीं प्रकट करते हैं। तो इन जी। दोनों की जो फैक्ट्स फाइंडिंग है, चाहे एक बाबा की चाहे ध्रुव राठी की, अब तक आप कहाँ तक पहुंचे हैं दोनों की समझ में? देखिए, मैं जहाँ तक अब इस बात को अगर समझना होगा, तो ध्रुव राठी के सबसे पहले मुझे उन पहलुओं को देखना होगा कि ध्रुव राठी का जो एज ग्रुप है, वो कौन-सा है। तो जैसा मतलब दिखाया जा रहा है, उनका जो ग्राफ है, वो 1994 का है, तो यानी वो लगभग-लगभग 30 साल की। 1994 में अक्टूबर में पैदा हुए और उसके बाद से उनकी पढ़ाई-लिखाई पहले साधारण सा वहीं हरियाणा में हुई, उसके बाद उन्होंने बाकी पढ़ाई-लिखाई बाहर, ठीक है, जर्मनी। तो इसके अलावा अब मुख्य बात ये है कि जब वो बीटेक करके क्या कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब वो बीटेक करते हैं, तब उनको वहाँ रहकर ये समझ में आता है कि आखिर दुनिया किस तरह से भारत से बाहर अलग जी रही है। उसका जो विजुअलाइजेशन है और उसका जो क्या कहते हैं जिसको हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड कैसा है। तो ध्रुव राठी ने इसी वर्चुअल वर्ल्ड का इस्तेमाल टेक्निकल तौर पर सबसे पहले ब्लॉग के लिए किया था, और ये शुरू किया था उन्होंने 2014। तो उसके उसमें सबसे पहले उन्होंने ब्लॉग्स बनाने शुरू किए, उसके बाद यूट्यूब चैनल्स खोले, उसके बाद उन्होंने शूटिंग की कुछ मुख्य, जैसे हम लोग छोटी छोटी कहते हैं टेलीफिल्म बनाते हैं, तो उन्होंने छोटे छोटे कामों को लेकर के पूरी दुनिया के देश कैसे जीते हैं, उनका कल्चर क्या है, वो कैसे रहते हैं, उनकी कुछ उनके फिगर्स को लेकर, उनके कल्चरल जो चित्र हैं उनको लेकर के स्टोरी बनाई और आर्टिकल्स लिखे, कई आर्टिकल्स, और एक्टिविज्म का काम भी इवन किया है जर्मनी में रहते रहते। इसके बाद जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती, तो बहुत सारे लोग उनसे लगातार जुड़ना शुरू हो जाते, और ये पॉपुलैरिटी जाहिर है कि ये आईआईटी के जो अभय सिंह, इनके इनके रूट, इनके रास्ते से होकर नहीं जाती। इनकी पॉपुलैरिटी एक ऐसी पॉपुलैरिटी है जैसे पॉपुलिस्ट कल्चर है आईआईटी अभय। और जबकि जो ध्रुव राठी का पॉपुलैरिटी है, वो बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत गंभीर है, यानी सीरियस कंसर्न को लेकर के है। उनके पास कम से कम इस वक्त अगर आप देखें, जबकि उनके पास आपको बता दूं कंट्रोवर्सी और कॉपीराइट के केसेस चले और बड़े पैमाने पर उनको चैलेंज किया गया ध्रुव राठी, क्योंकि वो ये माना जा रहा है कि वो लेफ्ट लिबरल कहीं ना कहीं है, जैसा कि आपने अभी सवाल में कहा कि वो वन साइडेड आइडियोलॉजी को बिलोंग करते। तो अगर इस बात को मानकर तुझे भी चला जाए, और वो साफ तौर पर एक्सट्रीमिस्ट जो पावर पूरी दुनिया की, भारत की ही, पूरी दुनिया की एक्सट्रीमिस्ट जो पावर हैं, उनके अगेंस्ट वो लगातार काम कर कहीं ना कहीं से, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा बहुत जो अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके ध्रुव राठी ने सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और बिना किसी माने डर के उन्होंने हर विषय पर, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आपका हेल्थ इशू हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, कल्चर हो, पॉलिटिक्स हो,
यानी इवन पूरा प्रचार और प्रसार इस तरह से नहीं कि वो सिर्फ अपने दिमाग से सोचते हैं और अपने दिमाग से सोच करके उन्होंने एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट किया और उसके हिसाब से उन्होंने अपनी गणनाएं शुरू कर दी। उनके पास बाकायदा डेटा होता है और डेटे के साथ साथ उसका विकास क्रम होता है। उसके बाद वो उस पूरे फिगर को आपके हमारे सामने रखते हैं। इवन इसी कारण से दुनिया भर तो तमाम जो देश हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अंग्रेजी में उनका चैनल जिस तेजी से चल रहा है, शायद यही वजह रही होगी कि भारतवर्ष में भी करीब करीब 6-8 भाषाओं में उनके चैनल को लगातार दिखाया जा रहा है रीजनल लैंग्वेजेस में, जैसे तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी और कन्नड़ा। तो ये कन्नड़ इस तरह आप समझ सकते हैं कि ध्रुव राठी का एक जो ओवरऑल ग्राफ है ना, वो मिलियनर्स वाला ग्राफ है। यानी उनको सुनने वालों की संख्या करोड़ों में, 27 मिलियन उनके तो फॉलोवर हैं एटलीस्ट, कम से कम। तो जाहिर है कि एक ऐसा आदमी जो साइंटिफिकली बोल रहा है हर विषय पर, अपनी राय रखता है, स्वच्छंद राय रखता है, और वो ये किसी तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं करता, किसी तरह का वो कमर्शियल फेवर नहीं करता है। यानी वो अपने काम को करने के लिए कहीं से पैसे या प्रचार प्रसार की सामग्री का साधन नहीं जुटाता है। उसके पास लगातार बहुत सारी चीजें आती रही और वो इग्नोर करता रहा ऐसे, जिससे उन्हें पैसे दिए जा सके और उनको अपनी तरफ प्रभावित किया जा सके ध्रुव राज को। बट ऐसा किया नहीं ध्रुव राज ने, और ये बड़े कमाल की बात है। ये अपने आप में एक इंसान के तौर पर विकास का जो पूरा चरण है ना पूरी दुनिया का, उसको सही ढंग से देखने का एक नजरिया पैदा करता है, ताकि बच्चे बीटेक करने के बाद आखिर दुनिया के तमाम देशों में जो क्राइसिस है और जो कंट्रोवर्सी है और जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है उनको समझ सके। ये पहली बार देखा कि ध्रुव राठी को, आप देखिएगा, आप खुद देख सकते हैं, आप जान रहे होंगे कि पूरा जो हमारे बीटेक का कल्चर है वो ध्रुव राठी को रोज सुनता है, और सिर्फ इसीलिए कि वह जान सके कि पूरी दुनिया में आखिर पढ़ाई के अलावा क्या है। और ध्रुव राठी से अच्छा फाइंडिंग कोई और फिलहाल करके देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं। जैसे न्यूज की दुनिया में हमने आपने देखा कि रवीश कुमार की अपनी एक उपलब्धि रही है, भले ही तमाम संयोग दुर्योग के साथ उन्होंने तमाम खबरों को वन साइडेड उन्होंने भी दिखाया, लेफ्ट लिबरल होने के नाते और कांग्रेसी हो माइंडसेट यानी नेहरूवियन आइडियोलॉजी या सोशलिज्म के तहत। इसी तरह से हम ध्रुव राठी को भी देख सकते हैं कि एक इंसान को बनाए बचाए रखने के लिए और पूरा जो कल्चरल हेजेमनी है, जो कल्चरल डेवलपमेंट है, उसको बनाने के लिए कैसे वो अपने प्रयास में सफल होता है। जबकि आईआईटी बाबा, आपको याद होगा कि महाकुंभ आने के पहले कहीं उनका नामो निशान नहीं था। ये अभी जुम्मा जुम्मा 1 महीने का खेल आईआईटी बाबा का, जब वो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, वो भी रील्स के जरिए। और आध्यात्म से जुड़ा केवल कुछ ही चरण है उनके पास। सत्य है, बुद्ध है, जीसस है, कृष्ण है, राम है, सदगुरु है ना, शिव है, तांडव है, और वॉयलेंस पर बात करना। इसी तरह से तो उनके जो इशूज हैं वो बिल्कुल साइंस से हट करके रिलीजियस या फिर कहें कि आध्यात्मिक। तो ये दोनों का एक बड़ा अंतर है। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए कि जब टॉपिक की बात आती है तो सोशल जस्टिस पे बात करना शायद आईआईटी बाबा के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना ध्रुव राठी के लिए बहुत आसान रहा। इस पूरी जर्नी में उन्होंने करंट अफेयर से लेकर फैक्ट फाइंडिंग, डेटा एनालिस्ट, यानी हर वो विषय में आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स हो चाहे वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट पूरी दुनिया के। अभी आपको उनके स्टेटमेंट मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे तमाम फिलहाल उन्होंने अभी जिस तरह से देखा है अमेरिका के ट्रम्प के ऊपर किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को रखा जा रहा है गोदी मीडिया के जरिए, वो जिसे उनके फेवर की मीडिया को गोदी मीडिया कहकर पुकारते हैं। तो उनके हम जिस तरह से बात कर रहे हैं मामलों को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे उन्होंने कुछ शेयर की थी कि करोड़ों हिंदुओं ने तोड़ा रिकॉर्ड, 120 संदिग्ध पकड़े गए, योगी दंग।
अब इस तरह के जो टाइटल्स दे के मीडिया चला रहा है अपने अपने चैनल्स को, तो और 30 देशों से लोग पहुंचे, हर कोई हैरान है इनकी व्यवस्था देखकर। तो इसका पूरा जो एनालिसिस है वो ध्रुव राठी ने किया। इसी तरह से अ, ध्रुव राठी के और भी स्टेटमेंट, जैसे ध्रुव राठी ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को मिसलीड किया जाता है या मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है साधारण जानने वाले सुनने वाले लोगों को। उनका कहना है कि जैसे एक भारत लाइव ने चलाया पुतिन ट्रम्प एलन मस्क की महाकुंभ में डुबकी मुस्लिम देशों में हड़कंप, तो इसके अगेंस्ट भी ध्रुव राठी ने अपनी खबर बनाई। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुसलमान बैन, डोनाल्ड ट्रंप के 5 बड़े फैसले, गिड़गिड़ाए मुस्लिम 57 देश। अब इस तरह की न्यूज़ चलाने वाले जो जी न्यूज़ मीडिया वाले हैं, या फिर उनका तीसरा जो बिंदु था, वो कह रहे हैं कि अमेरिका जलता देख भारत ने भेज दिए हेलीकॉप्टर, गिड़गिड़ाने लगे ट्रंप, मोदी को मिलाया फोन। अब इस तरह के जो टाइटल्स हैं, कह रहे हैं इनसे क्या मिलने वाला है, इस देश को क्या मिलने वाला है, इतना मिस इन्फॉर्मेशन दे करके आखिर क्या करना चाहते हैं। जबकि इसी के पैरेलल आप देखिए कि ध्रुव राठी ने अपने ही चैनल पर साफ तौर पे एक डेटा दिया, और वो डेटा है कि कुंभ मेला 4200 करोड़ रुपए यानी खर्च। फिर दिया कि अयोध्या में जो दिए जलाए गए वो 1.33 करोड़ रुपए के दिए गए। उसके बाद उन्होंने कहा राम स्टेचू जो बनाया गया वो उसमें 2500 की लागत है। अब ये जो डेटा है, इसके सामने हमारे पास विकास के लिए, संसाधनों के लिए कितना पैसा सरकार ने आम जनता को मुहैया कराया, और किस तरह से चुनाव जीता है, और यहाँ किस तरह से विकास होना चाहिए, इन चीज़ों पर कोई नज़र नहीं। तो आपको मैं बताऊं कि यही जो चीज़ें हैं वो ध्रुव राठी को कहीं ना कहीं आईआईटी बाबा, जो कि अभी साधारण तौर पर लोकप्रिय जिसको कहते हैं पॉपुलिस्ट कल्चर के जरिए पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं, रील्स बनी हुई हैं, पूरा मीडिया जो मोदी मीडिया। अच्छा, आप जिस सवाल पर थे, मैं अगर उस सवाल के एक बिंदु को पकड़ कर बात कि एक कोई कंपैरिजन किया जा सकता है क्या? हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही योगी पर सवाल किए गए आईआईटी वाले बाबा से, तो उन्होंने बहुत हंसते हुए अपनी उन सारी खामियों को दबा दी जो योगी की सरकार में बाकायदा माघ मेला में दिखाई जा रही। और तमाम बड़े मीडिया चैनल भले ही न दिखाएं, लेकिन कुछ चैनल जिन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं समझा, उनमें लल्लन टॉप जैसे लोग भी हैं, जिन्होंने घटना के बाद इतने लोग मारे गए ऐसी संभावनाएं दिखाए जाने के लिए कुछ कुछ जगहों से बातें की, या इवन जो लोग कूड़ा बटोरते हुए बच्चे, या एक लेडी जो वीवीआईपी कल्चर में थी और हल्दीराम में थी, उनसे बात करते हुए, यानी कम से कम उन्होंने इतना तो एक साहस किया कि लोगों के बीच में गए, उनका रोना धोना देखा, उनकी तकलीफें देखी, और वहां तक पहुंचने की कोशिश की कि सच में लाशों का अंबार में कितनी दबी था, या कितनी, तो तकरीबन 2000 लाशें, 2500 लाशें या 2500 लोग गुमशुदा बताए जा रहे हैं। तो सबसे सवाल वही है कि वो गए कहाँ। वो सवाल गोदी मीडिया नहीं पूछ रहा, गोदी मीडिया तो चकाचौंध की पूरी तस्वीर दिखा रहा है, और उसी चकाचौंध का एक बड़ा हिस्सा आईआईटी वाले बाबा हैं, जो केवल कह रहे हैं, जैसा कि आप देखिए कि जिस समय मेरा ख्याल है आपने ही मुझे इस बात की सूचना दी थी कि कनाडा में जो कुछ भी हुआ है आईआईटी वाले बाबा के साथ, तो उन चीज़ों को लेकर के भी देखा जाना चाहिए कि उनका मानसिक संतुलन आखिर कैसे बिगड़ा, या फिर उनके मानसिक जो हालात हुए वो कैसे बदले। तो मैंने उस चीज़ को जब देखा, तो ये समझ में आया कि उनकी बहुत गहराई से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक जो रेसिज्म है कनाडा में, उसको लेकर के वो लगातार एक्टिव वायलेंट दिखाई देते। दूसरा, स्त्रियों को लेकर के जब वो बात करते हैं अभय सिंह, कि स्त्रियों को किस तरह से पराजित किया जा सकता है या पराजित करते हैं लोग, तो वो फिजिकली टॉर्चर करते हैं, और बड़े अजीब सा लहजा है उनका, थोड़ा माइल्ड है, थोड़ा वाइल्ड है।
दोनों लहजे एक साथ काम कर रहे हैं इसमें, कि स्त्रियों के कुछ अंग हैं जिनको आप हानि पहुंचा करके उसका नाम जो है दे देते हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ या रेप, फिजिकल वायलेंस को। जबकि एक मर्द दूसरे मर्द या एक आदमी दूसरे आदमी के साथ जब क्या कहते हैं वायलेंस करता है, तब उसे आप जो है नाम देते हैं फिजिकल वायलेंस का, है ना, और वो रेप की कैटेगरी में नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं। और बीच में एक गाड़ी आती है जो उनसे बात करती है, कई बार पुलिस की गाड़ी, और वो पुलिस वालों को बहुत सीधा सीधा कई तरह से बोलते हैं, प्रशासन को वहाँ के, कि रेसिस्ट हैं और ये जो इमिग्रेंट्स हैं उनके अगेंस्ट हमेशा रहे हैं, जबकि उस देश में रहने वाले लोग जो वहाँ के मूल निवासी उनके पुलिस वालों का जो रवैया है वो बिल्कुल दूसरा है। तो इन्हीं ये तो व्यक्तिगत तौर से शुरू हुई वो यात्रा है जो इस मनःस्थिति तक उस आदमी को ले आई कि वो खुद कहता है कि देर इज नो नीड टू कृष्णा, देर इज नो नीड टू रामा, देर इज नो नीड टू बुद्धा। तो तो व्हाट इज द व्हाट इज नीड टू राइट नाउ? तो वो कहता है देयर नीड टू बी शिवा, तांडव, वायलेंस, अभी इसकी जरूरत। कह रहा है कि शिवा के बिना तो इस सृष्टि का अभी जो ये समग्रता में अनुसंधान करना वो हो ही नहीं सकता। अब वो कहता है कि देन आई एम आस्किंग फॉर माई सेल्फ, माई इनसाइड, इनर सेल्फ। तो कहता मैं अपने आप से खुद ही सवाल कर रहा हूँ इतना कि मैं कौन। कहता आई एम गॉड। बल्कि एक आदमी पूछता भी है उससे कई बार जब वो गुजरते हुए कि हु आर यू, वे वाई आर यू सिटिंग हियर, है ना। तो वो खुद कह रहा है कि आई एम जीसस एंड यू डोंट नो द फादर ऑफ जीसस। एंड तो वो इस तरह की जब बातें करता है तो बड़ा अजीब सा और अटपटा जवाब। जबकि आप देखेंगे कि ध्रुव राठी इन्हीं के मुकाबले में, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर कहीं समस्या में उलझे रहे हों, जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का जो पूरा हिस्सा है उसको जीने में, अभी देखिए कि उन्होंने जब शादी की 2021 में ध्रुव राठी ने, तो अभी 2024 में उनके एक बच्चा भी हुआ, वो अपनी फैमिली भी चला रहे हैं, दुनिया की कंट्रोवर्सीज के अगेंस्ट लड़ भी रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट वो लगातार काम कर रहे हैं, सूचना तंत्र को और ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा सकारात्मक बना रहे हैं। जबकि इसी के अगेंस्ट या इसी के पैरेलल आप देखें जो आईआईटी वाले बाबा हैं, यानी जिनको हम अभय सिंह के नाम से जानते हैं, वो लगातार काम क्या कर रहे हैं, वो लगातार मोक्ष पे बात कर रहे हैं, सत्य पे बात कर रहे हैं, धर्म पे बात कर रहे हैं, रियलिटी ऑफ जो मैकेनिज्म है उस पे बात कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से वो एक ऐसे वर्ल्ड को, वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं लगातार, जो कहता है कि हमारे भीतर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इनर साइड में, और हमारे बाहर एग्जिस्ट करता है, जिसको विजुअलाइज करना सिर्फ केवल उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल है जो लोग ईश्वर को देख सकते। जी। मैं इसी में आगे एक कड़ी जोड़ूंगा कि मैंने जब इस बात की तहकीकात शुरू की कि आखिर ये सवाल, और दूसरा मजेदार, हाँ, ये सवाल पैदा कहाँ से होता है, इन दोनों की जो आप बात कर रहे हैं ना बार बार की कड़ी कहाँ जुड़ती, तो सदगुरु से इनकी कड़ी जुड़ती। एक तरफ सदगुरु के अगेंस्ट ध्रुव राठी ने पूरा एक सीरीज चलाई कि किस तरह से सदगुरु ने तमाम चीज़ों को लेकर के मिसकंसेप्शन पैदा किए हैं, और वो दुनिया उस तरह से देखी नहीं जानी चाहिए जिस तरह से सदगुरु दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप जैसे बात कर रहे थे ना कि उनका जो नेगेटिव नरेटिव सेटअप है वो भी लोगों ने किया है। तो अब आप देखिए कि उनका पॉजिटिव जो नरेशन है वो किन किन जगहों पर है। वो आपको मिलेगा देखने को, जो इंडियन ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहे हैं, इंडियन ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एक तनाव पैदा किया जा रहा है,
कम्युनलिज्म पैदा किया जा रहा है, या फार्मर्स वर्सेस मोदी जो एक पूरी लड़ाई चल रही है, या फिर सदगुरु वर्सेस ध्रुव राठी का एक जो पूरा सेटअप आप देखेंगे, इसी तरह से वो जॉब डिमांड, एआई ट्रूथ, या फिर बजट, इन सारे मसलों पर एक एक करके अपने पूरे रिसर्च को सामने रखते हैं ध्रुव राठी, और निसंकोच इस बात को कहते हैं। जबकि उनके ना चाहने वाले, या कहिए एनालाइजर, जो नरेटिव सेट करते हैं कि उनके अंदर कुछ तो नकारात्मक चीज़ें हैं, उनका कहना है कि वो लेफ्ट लर्निंग आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, जर्मनी की, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं, वन साइडेड हैं, और वो कनेक्टेड नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। ये भी एक नेगेटिव बात मानी जा रही है, जबकि पॉजिटिव मानने वाले ये बात कह रहे हैं कि वो जब न्यूट्रल है तो ज़्यादा अच्छी बात कर रहे हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट से पार्टी वाइज नहीं जुड़े, आइडियोलॉजिकली भले जुड़े हों लेकिन पार्टी वाइज नहीं जुड़े। तो इसी एक चीज़ को लेकर के वो इसी तरह से प्रो बीजेपी के मामले में ध्रुव राठी को देखा जा सकता है कि वो कितने रिलायबल तरीके से अपनी कम्युनलिज्म की, या कमर्शियल जो वो फ्रेगनेंस, जो कमर्शियल तोड़फोड़ हो रही है उसको दिखाते हैं। तो अब अच्छा, दूसरी चीज़ एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि एक तरफ अभय सिंह मटेरियल, जो उनका इंजीनियरिंग का पैटर्न है वो जिसको हम कहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर, ध्रुव मराठी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से निकले हैं, और दूसरी तरफ आईआईटी बाबा जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग से निकले। और इन दोनों का रास्ता लगभग लगभग एक जैसा है। एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को पूरी तरह से माने डिज़ाइन करने में, पूरी तरह से डेवलप करने में, उसकी इंजीनियरिंग करने में, उसके पार्ट्स बनाने में, और उसको और सौंदर्य, ये उसका ब्यूटिफिकेशन करने में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को जिस तरह से अधिक टेक्नोलॉजी के तहत चलाया जाना चाहिए, उसमें उसने कारीगरी हासिल की, उसमें उसने बीटेक की डिग्री हासिल की। दूसरी तरफ एरोस्पेस में काम करने वाले जो आईआईटी बाबा हैं, उनका जो आप पार्ट देखेंगे ना एरोस्पेस का, तो एरोस्पेस का एक भाग केवल इसी बात पर निर्भर करता है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में धरती में चलने वाली जो सामग्रियां हैं, जो इंजन हैं, जो गाड़ियां हैं, जो संसाधन हैं, जो यातायात के ले जाने वाले वाहन हैं, उनको कैसे बनाया जाए, उनको कैसे ज़्यादा और तेजी से आगे ले जाया जा सके। इसी का दूसरा पार्ट है कि धरती से ऊपर आकाश तक जाने के लिए और दूसरी दुनिया में ले जाने वाले वो कौन से साधन, वो कौन सी इंजीनियरिंग हो सकती है जो काम करती है। तो एरोस्पेस में ये दोनों फैक्टर, ये एक बड़ा अद्भुत मामला है। जब सदगुरु, अब हम आते हैं सदगुरु की उस बात पर। सदगुरु ने जीवन को लेकर के, इन दोनों को देखिएगा आप कि दोनों का जीवन को लेकर के आधार बिल्कुल मूलाधार अलग अलग। एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के भीतर के सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है उसको इंडिकेट करता है और सोल्यूशन की कोशिश करता है कि एक सोल्यूशन दिया जा सके, या आप पर छोड़ देता है कि आप सोल्यूशन खोजें। दूसरा है जो जिसको हम कह रहे हैं आईआईटी बाबा, वो केवल और केवल इस तरह के आपको सोल्यूशन देता है कि आप सेटिस्फाइड होते हैं, यानी आप भौतिक दुनिया से, मटेरियलिस्टिक दुनिया से जो चीज़ें पा नहीं सकते, तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जैसे हम एक सलमान खान की फिल्म देख करके ये बात समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी माने मजबूत, अपने से ज़्यादा साहसी, ताकतवर आदमी को, या सरकार को, या किसी भी तरह की इस तरह की सत्ता शक्ति को पराजित नहीं कर सकते, तो हम बड़े निराश और निर्बल और अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। जबकि 3 घंटे की उसी फिल्म में हम सलमान खान को जब ये करते हुए देखते हैं, या किसी इसी तरह के और हीरो को, तो हमारे भीतर वो जोश पैदा हो जाता है। और यही यही सत्य कि वर्चुअल वर्ल्ड में किसी भी तरह के ट्रुथ को प्री डिफाइन करना और उसको वर्चुअलाइज करना,
ये एक कला, दिस इज आर्ट। और सदगुरु से ये कला वो सीख कर आए, क्योंकि सदगुरु ने भी बड़े ही कलात्मक तरीके से 9 रूपों की चर्चा की। जिस समय इन्होंने सदगुरु के साथ काम किया था, तो सदगुरु ने इन्हें कुछ मूल आधार दिए थे जीवन के, कि ये जो 9 अवतार हैं, मनुष्य तक की यात्रा, विज्ञान भले कह देता है, वो उनका साफ कहना कि विज्ञान कहता है कि वानर से सीधे मनुष्य तक की एक विकास यात्रा है, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि 9 अवतार। और 9 अवतार में जीवन का जो पहला अवतार हुआ था वो मछली का मत्स्य का, जो पूरी तरह से पानी से शुरू होता है। और कह रहे हैं दूसरा अवतार जो है कूर्मा अवतार होता है। तीसरा अवतार इसी तरह से जब कहते हैं कि वो जो स्तनधारी जीवन शुरू होता है, वो सुअर कहा जाता है। और कह रहे हैं ये इसलिए माना गया क्योंकि भौतिकता से जुड़ी हुई जड़ें, जब आप कहते हैं कि किसी को कि वो कितना बड़ा सुअर है, तो इसका मतलब वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से पूरी तरह से कनेक्टेड है। ये एक मेटाफर है, ये एक थ्योरी है। तो वो कहते हैं कि इसी तरह से जो अन्य उसके स्वरूप आए आगे नरसिंह का, तो उसमें आधा मनुष्य आधा पशु। वामन जब आए तो वो पौने मनुष्य के रूप में आए। इसी तरह से वो अन्य की बात करते हैं कि जब पूर्ण विश्व मनुष्य आया तो वह पहली बार परशुराम। और सदगुरु का ये जो कहना है, इसमें 2 चीजें जुड़ी, जिसमें जैसे जब मैं आपको बता रहा था कि एक तरफ अभय है और एक तरफ ध्रुव राठी, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कहाँ दिखेगा। अगर ध्रुव राठी परशुराम को देखते तो वो कैसे देखते, परशुराम को देखते कि परशुराम ने क्या क्या काम किए और किस किस तरह से किए और उनमें क्या क्या कमियां थी और उन्हें के हल कैसे निकाले जा। जब सदगुरु ने जिस तरह से परशुराम को देखा, ठीक उसी तरह से आईआईटी वाले बाबा, यानी जो ये हमारे अभय सिंह है, इन्होंने देखा कि उन्होंने तो अपनी माँ का कत्ल कर दिया केवल पिता के कहने पर। तो ये जो भावनात्मक स्तर से एक गिरावट आई एक शक्तिशाली मनुष्य के, यानी पैट्रियार्कल जो फॉर्मूला है या फॉर्मेशन है, वो वहीं से पैदा पैदा होता है। तो कह रहे हैं कि 2 तरह के ये वर्ल्ड हैं, जिसमें एक तरफ काम कर रहे हैं हमारे ध्रुव राठी, फैक्ट को लेकर के उसको अलाइन करना और एक निष्कर्ष तक पहुंचना, और दूसरी तरफ जो है इमोशंस को लेकर के काम करना। ये काम कर रहे हैं सदगुरु या फिर हमारे आईआईटी वाले बाबा। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर आप राम के अवतार को देखें, तो अब आप देखिए परशुराम के बाद परशुराम में चूंकि भावनात्मक स्तर पर बहुत कमी है, तो उन्होंने कहा एक और अवतार पैदा हुए राम, जो स्थिर, जबकि परशुराम अस्थिर। फिर कह रहे हैं शांति से काम तो मिलना नहीं था, जीवन शांत होकर के चलेगा नहीं, मर्यादा से केवल चलेगा नहीं, कुछ और भी चाहिए। तो कहा कृष्ण पैदा हुए अगला, वो क्या थे, तो प्रेम पूर्ण थे। कहा प्रेम से भी काम नहीं चलेगा, तो कहा बुद्ध पैदा हुए, जिन्होंने ध्यान योग शील शांति दुख सुख सब पर काम, यानी एक विस्तार मनुष्य की चेतना का एक पूर्ण विस्तार इसको लेकर था। तो ये जो सदगुरु का चरण है जीवन को देखने का, यही चरण आईआईटी वाले बाबा का है, अभय सिंह का। और वो सीख करके बाकायदा, जैसे एजुकेशनल फिलोसफी होती है ना, वो उनके साथ जुड़ी। और जो एक मैकेनिकल फिलोसफी है या उसको टेक्नोलॉजिकल फिलोसफी कहें, वो ध्रुव राठी के साथ जुड़ी हुई है, वो उस तरह से एनालाइज। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात मजेदार ये है कि जब हमारे आईआईटी वाले बाबा इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि आई एम अ गॉड, आई एम अ जीसस एंड आई वांट टू बी अ जीसस, आई वांट टू लिव लाइक अ। तो ये जो कहना है, ऐसे में सदगुरु कहते हैं कि जो अगला मनुष्य पैदा होता है, अगला कोई मनुष्य केवल नहीं हो, अगला एक ऐसा सबल विचार होगा जो रहस्यवादी, जो हर मनुष्य में पाया जाए। ऐसा मनुष्य जो गुणशील हो, धर्मशील हो, संयमी हो, शील वाला हो, प्रेम पूर्ण हो, ध्यान वाला हो, उसके अंदर भावना भी हो, और 9 अवतारों की सारी जो एक श्रृंखला उन्होंने बताई वो सब कुछ हो मौजूद। तो ऐसा रहस्यवादी, और ऐसा रहस्यवादी कौन? तो ये सदगुरु ने नहीं
मामले में कल्कि के एक अवतार की कल्पना की है। और इसी कल्कि के अवतार को आईआईटी वाले अभय बाबा साफ साफ कह रहे हैं कि आई एम कल, आई एम शिवा। शिवा का अगला रूप कल्कि बता कह रहे हैं। वो कौन होगा? तो वो कल्कि होगा। ये दावा है लगातार। जबकि आप देखिए इसी के कंपैरिजन में जो इनका काम है क्या कहते ध्रुव राठी का, उन्होंने अभी स्टैम्पिड पे सबसे बड़ी बात कही। यहाँ पर कह रहे हैं कि सनातन सत्य है, वहाँ स्टैम्पिड पे कह रहे हैं कि जो मौतें हुई हैं और जो आचार्य एक हैं क्या नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री, उनको लेकर के क्रिटिसाइज किया गया बाकायदा ध्रुव राठी के जरिए और इवन शंकराचार्य के जरिए कि ऐसे लोगों को तो मतलब खुद लात मार करके, उनको कहीं गिरा करके, उनको कुचल करके, रौंदवा करके किसी भी तरह से उनको मोक्ष दिलवाते। जो लोग ये कह रहे हैं कि जो गंगा नदी के किनारे रहने आए हैं वो मोक्ष मिल गया उनको, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। कैंसर से लोग रोज मर रहे हैं, रोगों से मर रहे हैं, फलाना कोरोना से मरे। तो अगर नदी के किनारे ही मर गए जो लोग, तो वो मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए, वो मोक्ष को प्राप्त। तो इसी के अगेंस्ट ध्रुव राठी ने भी काम किया। इसी के अगेंस्ट आप सोचिए, दो ध्रुव हैं, एक ध्रुव राठी और एक शंकराचार्य, ये दो ध्रुव, टू डायमेंशन ऑफ लाइफ। तो इन दोनों का आध्यात्मिक जगत के गुरु शंकराचार्य और दूसरी तरफ ध्रुव राठी साइंटिफिक एनालिस्ट, दोनों ने एक ही बातें। जबकि तीसरी तरफ आप देखिए कि ये जो आईआईटी वाले बाबा हैं, जो एरोन एरोफिजिक्स नहीं, इसमें इसमें एक यह है कि जो ध्रुव राठी कह रहे हैं इन दोनों के, धीरेन्द्र शास्त्री और राम भद्राचार्य जी के बारे में, यह बात जो माइंडफुल जो ये हैं अभय जी, अभय सिंह, वो नहीं कह सकते हैं कि इस तरह से मोक्ष मिल सकता है। क्या आपने सुना? हाँ, उन्होंने कहा कि सनातन सभ्यता, सत्य, इंसानों को ना ना, ये इस घटना पर वो दोनों का वो साथ नहीं दे सकते हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो गुस्सा हुए हैं, मौतों को लेकर के एक नाराजगी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पक्ष में भी नहीं रहे हैं वो कि मोक्ष मिलना चाहिए। नहीं, ये वो नहीं कह सकते हैं कि इससे मोक्ष मोक्ष मिल जाएगा या फिर कुछ ही तो लोग मरे हैं, ये आईआईटीएन बाबा नहीं कह सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि जैसे ही आपने उस एक लेक्चर की बात की थी जो वो क्या नाम कनाडा में दे रहे थे, और बहुत ही जिसको कहते हैं वायलेंट थे, डिप्रेस्ड थे, एंजाइटी का मामला भी था उनके। तो वो कह रहे थे आई नीड शिवा, हेलो जीसस, मीडिया इज स्टेट प्रोपेगेंडा एंड कल्प्रिट, को कौन देख रहा है और कौन रेज कर रहा है चीजें, है ना। स्टैंडर्ड जो है उसमें क्या कहते हैं कि शिवा को प्रचंड रूप अब लेना होगा। तो ये जो भावनात्मक उनका एक प्रतिकार है वो इन मौतों पर भी रहा। तो हम लोग आगे भी इसको, आपने चूंकि इस कड़ी में आपने सदगुरु को भी ले आया, जी तो हम अगली कड़ी में इन सब विषयों पर भी माने हम लोग टटोलेंगे कि आखिर चीजें कैसे घटित हो रही हैं, और यदि उन्होंने चुनौती दी है कि वन ऑन वन एंड वन टू वन, माने हम वो ध्रुव राठी कोई है, हम उससे बात करेंगे, अगर कोई इस तरह की बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं मुझे इसको इस रूप में देखा जाए। निश्चित तौर पर अगर बाबा आईआईटीएन ने कहा है कि हम ध्रुव राठी, तो निश्चित तौर पर ध्रुव राठी उस जवाब देंगे उनको, या फिर कुछ ना कुछ कहेंगे। ध्रुव हाँ, राठी भी तो चुप। जी, अंत में आप कुछ कहना कहें। हाँ, मैं एक्चुअली एक स्टेटमेंट था नोबल लॉरियट जो हैं उनको लेकर के बात करना चाह रहा था। जो नोबल लॉरियट हैं वेंकी रामकृष्णन, उनका कहना था एक मामले में एजुकेशन को लेकर के, उनकी एक किताब है कि वाई वी डाई, द न्यू साइंस ऑफ एजिंग एंड द क्वेस्ट फॉर मोरलिटी। ये जयपुर लिटरेरी फेस्ट में उन्होंने बड़े तरीके से इस बात को रखा था कि
जीवन को और शिक्षा को देखा कैसे जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस बात को अभी खत्म करूंगा आज के, कि उनका कहना है कि आई नहीं, थिंक उसमें मेरा भी एक सवाल है, आप अपनी बात कहेंगे। उसमें मेरा एक सवाल है कि कुछ ऐसे भी सज्जन आए हैं जो यह कह रहे हैं कि आईआईटीएन बाबा जो कह रहे हैं, तो बेहतर होता उनके लिए कि अगर एलन मस्क अपने देश के लिए इतना कुछ कर सकता है, एक सवाल है ये, जी जी जी, ये सवाल तो आए हैं। क्या, हाँ, तो ये क्यों नहीं, अगर इसी तरह के देश के बारे में अगर सोचते हैं सनातन मॉडल से ही, तो क्या उससे क्या उस तरह का काम ये नहीं कर सकते हैं जो एलन मस्क ने किया अपने देश के लिए? तो ये सब सवाल, सारे सवाल आ रहे हैं, तो उस पर भी बातचीत आगे की जाएगी। जी, हाँ आप हाँ हाँ, कहें। वो एक्चुअली उसका नाम ही दिया जा सकता है कि मिस्टीरियस वर्ल्ड वर्सेस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जी जी तो हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे, मिस्टीरियस वर्ल्ड वर्सेस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिन पे सदगुरु से लेकर के और बाकी लोगों का जो एनालाइज एलन करने वाला, मस्क। हाँ, एलन मस्क का जो तरीका है बात करने का, जो उन्होंने काम किए हैं, उसको आगे कैसे ले जाएंगे ये देखना जरूरी हो। जी, तो आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।